कल हमने संधि पढ़ा था, नेक्स्ट जो निकला था हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा था, संस्कृत वाली संधियाँ। अब हम लेकर के आए हैं आपको समास। समास जो टॉपिक है इसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो समास क्या है, देखिए समास जो शब्द बना है वो समास ये एक पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी वो अभी चेक करेंगे। समास शब्द जो बना है आपका वो बना है सम प्लस अस धातु है और घ प्रत्यय है। जो समास शब्द बना है, पहला प्रश्न यहीं से बनता है आपका कि समास शब्द की व्युत्पत्ति, अपन इसको क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं इसको। समास शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सम प्लस अस प्लस घ प्रत्यय से। तो सम उपसर्ग है आपका, सम क्या है, उपसर्ग है, अस आपकी धातु है और घ आपका प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग अस धातु और घ प्रत्यय से मिलकर के इसकी व्युत्पत्ति हुई है। अब आप कहते हैं उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। उत्पत्ति तो नई चीज़ का उत्पन्न होना, और व्युत्पत्ति जो हमारे पास शब्द हैं जो उनसे नए शब्द का निर्माण होना व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति शब्द की बात करें तो वी प्लस उत्पत्ति से मिलकर के बना है, वी प्लस उत्पत्ति। अब वी का मतलब विशेष, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना। अब यहाँ बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ आपकी यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण। अब बात आती है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमारा जो शब्द है संस्कृत में समास, जो समास शब्द बना है वो सम प्लस अस प्लस घ प्रत्यय से मिल कर के बना है। अब बात आती है अस धातु की। अस धातु का जो अर्थ होता है वो फेंकने के अर्थ में। देखिए हम जब धातु रूप पढ़ते हैं तो अस्ति स्थ संधि पढ़ते हैं तो है या होना से इसका अर्थ आता है, लेकिन समास की दृष्टि से अगर हम देखें तो समास की दृष्टि से इसका जो अर्थ होता है वो फेंकने से होता है। किससे होता है, फेंकने से। छिप धातु अर्थात फेंकना। तो अस धातु का जो अर्थ होगा वो फेंकने के अर्थ में आएगा। इसमें घ प्रत्यय का जो शेष रह जाता है वो आपका रहता है अ। घ प्रत्यय जब हम पढ़ते हैं तो उसका शेष क्या बचता है, अ बचता है। अब इसमें जब हम जोड़ेंगे तो सम उपसर्ग अस धातु और घ प्रत्यय में से अ जोड़ेंगे हम। कौन सा जोड़ेंगे, अ। मैंने आपको जब पहले नियम पढ़ाया था विशेष संधि वाला, या हम कह सकते हैं प्रत्यय वाला, तो मैंने एक नियम बताया था कि यदि किसी शब्द के पीछे अ, ई, इक, ए, य इत्यादि प्रत्यय आते हैं तो शब्द के पहले वर्ण में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। ये नियम मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो शब्द के पहले वर्ण में क्या होगा, निम्न परिवर्तन होते हैं। अब निम्न परिवर्तन कौन से होते हैं कि शब्द का पहले वर्ण में अ है। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, यदि किसी शब्द के पीछे अ, ई, एक, हिंदी में आपको बताया था, ए, अक, य इत्यादि प्रत्यय आते हैं। ये क्या हैं, सब प्रत्यय आते हैं। तो शब्द के पहले वर्ण में, किसमें, पहले वर्ण में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं, अब पहले वर्ण में निम्न परिवर्तन क्या होते हैं, पहले वर्ण में अ है तो वो किस में बदल जाता है, बड़े या में बदल जाता है। शब्द के पहले वर्ण में क्या है, अ है, तो वो किस में बदलेगा, आपका बड़े या में। अगर शब्द के पहले वर्ण में ई या बड़ी ई या ए है तो वो किस में बदलती है, आई में। किस में बदलती है, आई में। शब्द के पहले वर्ण में ऊ या बड़ा ऊ या ओ है तो आपका वो बदल जाता है औ में। किस में बदलता है, औ में। और री है तो री किस में बदल जाता है, आपका आर में बदलता है। तो ये शब्द के पहले वर्ण में निम्न परिवर्तन होते हैं, और शब्द का अंतिम वर्ण होता है उसके स्वर का लोप होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब शब्द के पहले वर्ण में आपके में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो शब्द धातु दिए हैं, शब्द या धातु, इसमें आपको पहले वर्ण में छोटा अ है और पीछे अ प्रत्यय की वजह से ये किस में बदल जाएगा, बड़े या में।
यहाँ पहले से ही स्वर का लोप हो रहा है, तो इसको मिला करके हम क्या कर देंगे, ये इसको पूरा कर देगा और ये बन जाएगा आस। यहाँ आपका बन गया सम प्लस आस। क्या बन गया, सम प्लस आस। जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त ये क्या बन जाएगा आपका, समास। समास बन गया। अब मैंने आपको बताया घ प्रत्यय जो होता है वो केवल और केवल पुल्लिंग में ही चलता है। केवल किस में चलता है, पुल्लिंग में, वो भी राम की तरह बनता है। तो घ प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो राम की तरह इसकी विभक्ति चलती हैं। तो यहाँ पर आपको समास, कौन सा चल जाएगा, समास। इसलिए समास शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। शब्द कैसा होता है, ये पुल्लिंग। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि समास शब्द जो बन होता है वो उसमें कौन सा लिंग होता है। समास शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे क्वेश्चन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि समास शब्द में कौन सा लिंग होता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो समास शब्द एक पुल्लिंग होता है। आपको प्रश्न कहाँ से हो गए, समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है या व्युत्पत्ति किससे हुई है, सम अस घ प्रत्यय से। इसका अस धातु का अर्थ क्या प्रयोग होता है, यहाँ पर फेंकने से होता है। ठीक है। अब बात आती है समास शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, तो आपको पुल्लिंग है। ठीक। अब हम चलते हैं समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्तीकरणम या संक्षिप्त रूपम। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त रूपम। संक्षिप्त रूप ही इसका अर्थ होता है, अर्थात छोटा रूप। अब संक्षिप्त रूप या छोटा रूप क्या होता है। अब बात आती है सर फेंकने से अर्थ क्यों लिया, तो आपको बता दें जब हमारा जो विग्रह पद होता है वो बड़ा पद होता है, उन पदों में विभक्ति कारक चिन्ह जो भी छिपे होते हैं उन सबको फेंक देते हैं। उस सबको फेंक करके एक सीमित छोटा शब्द बनाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात समझ में आया। अस का यहाँ पर फेंकने से इसलिए अर्थ लगाया है कि जो विग्रह पद है उसमें जो कारक विभक्तियाँ लगी होती हैं उन कारक विभक्तियों को हटा करके अर्थात उनको फेंक करके एक समस्त पद बनाना ही सामासिक पद या समास कहलाता है। और समास का अर्थ सीधा से निकल के आ गया संक्षिप्त रूप, अर्थात छोटा रूप, ये निकल के आपके सामने आया। अब इसकी संस्कृत की जो परिभाषा है, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए समास की परिभाषा, संस्कृत की ही परिभाषा आती है। क्या आती है, देखिए समसनम, समसनम समासः, समसनम समास। इसका मतलब हो गया कि दो पदों का अर्थात पदों को समीप ला करके मिलाना ही समसनम अर्थात समस्त पद कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल या शब्दों के मेल को ही हम समास कहते हैं। ये समास कहता है समसनम अर्थात पदों को जोड़ना, ये समास है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इस तरीके से आ जाता है आपको समसनम, प्रश्न आता है समसनम डॉट 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 और आपको दे देगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो हमें क्या करना है, समास को भरना है इसमें। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा हिंदी के आधार पर अगर देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों का जो मेल है वो क्या कहलाएगा, समास कहलाता है। ठीक है। अब बात यहाँ तक आ गई आपकी, समास की व्युत्पत्ति भी आपने देख लिया, समास का शाब्दिक अर्थ भी देख लिया, समास में कौन सा लिंग है ये भी देख लिया, समास की एक परिभाषा भी आपने छोटी सी देख ली। अब भेदों की बात आती है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि समास के भेद कितने होते हैं। देखिए समास का जो भेद है हमारे संस्कृत में वो आपको बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में हम मुख्य रूप से 4 पढ़ लेते हैं, सामान्य रूप से 6 पढ़ लेते हैं। संस्कृत में बड़ा कंफ्यूज आ जाता है कि सर 5 पढ़ें कि 6 पढ़ें कि 4 पढ़ें, कौन से पढ़ें, ये क्लियर नहीं कर पाते। तो देखिए इसमें भी अलग अलग विद्वानों के आधार पर देखें तो समास के जो भेद हैं, समास के भेद, तो पद के आधार पर, पद के आधार पर समास के
4 भेद हैं। कितने भेद हैं पद के आधार पर? 4 भेद। तो पद के आधार पर अगर समास को देखें तो 4 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। अब आप सोचेंगे कौन सा नहीं माना गया, तो एक हमारा आएगा आगे केवल समास, उसको पद के आधार पर गिना नहीं जाता है, क्योंकि केवल समास जो होता है वो संज्ञा विनर मुक्त समास होता है। विशेष संज्ञा से रहित जो समास होता है वो केवल समास होता है, और उसमें से इतना ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि संज्ञा विनोर मुक्त समास कह अस्ति, तो आपको आता है वो केवल समास। तो इसीलिए केवल समास को पद के आधार पर, क्योंकि पद से रहित है, अर्थात पद से रहित होने की वजह से उसको संख्या में नहीं गिना जाता, इसलिए हमारे समास कितने रह जाते हैं? 4। अब बात आती है दूसरी बात। दूसरी क्या कहती हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद माने गए। कितने भेद माने गए हैं? 5। अब लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो है हमारे भरद्वाज, आचार्य भरद्वाज जी। तो उन्होंने इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन लघु सिद्धांत कौमुदी के अगर आधार पर देखा जाए तो समास के हमारे कितने भेद माने गए हैं? 5 माने गए। अब 5 में आपका जो केवल समास है उसको भी समाहित कर दिया जाता है। तो पहला आपका हो गया केवल समास, हम पढ़ लेते हैं। अव्ययी भाव हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है और बहुव्रीहि। अगर 4 को देखें तो इन में से केवल समास हट जाता है और अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि रह जाते हैं। सामान्य रूप से अगर हम पढ़ें तो सामान्य रूप से जो स्तर, स्कूल स्तर पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। जो हम पढ़ाते हैं स्कूल स्तर पर वो समास के 6 भेद पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हैं 6 भेद कौन से हो गए? तो देखिए मैंने अभी 4 भेद आपको बताए थे। अव्ययी भाव, दूसरा आपको आ जाता है तत्पुरुष, तीसरा आ जाता है द्वंद्व और चौथा आ जाता है बहुव्रीहि। अब आपको जो 2 भेद रह गए कर्मधारय और दिगु, वो तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम पढ़ते हैं तो उनको भी अलग कर देते हैं। तो कर्मधारय और दिगु जो समास हैं वो भी आपके मिलकर के 6 कर देते हैं। ठीक। अब इसके प्रकारों के आधार पर हम चलें तो देखिए संस्कृत में हम पढ़ेंगे 5 आधार पर। अब हम पढ़ेंगे कितने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा आपसे। संस्कृत में अगर आपसे पूछता है कि संस्कृत में पद के आधार पर समास के कितने भेद हैं तो आपको 4 बताने हैं। अगर पूछे कि संस्कृत में समास कितने हैं तो 5। अगर पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संस्कृत में कितने समास हैं तो 5। अगर आता है कि संस्कृत में सामान्य रूप से कितने समास हैं तो 6। इस तरीके से आपको उत्तर देने हैं। अब क्वेश्चन आता है समास के भेद, अपन पढ़ते हैं 5 के आधार पर इसका चार्ट देखें तो देखिए अव्ययी भाव समास, पहला अपन पढ़ लेंगे केवल समास। कौन सा समास? केवल समास। पहला हम लेंगे केवल समास। दूसरा हम लेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव। तीसरा अपन पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। चौथा अपन पढ़ेंगे द्वंद्व समास। यहाँ भी समास है। चौथा हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब देखें अगर वास्तविकता से देखा जाए तो इनके अंदर बहुत ही गहराई है, लेकिन हमारे स्तर के अनुसार देखें तो जो रीट लेवल है, अपना स्तर है, वर्ग 3 वाला जो परीक्षा का स्तर है, जो प्राथमिक पूर्व परीक्षा हैं उनके स्तर पर आपको सामान्य रूप से ही अधिकतर पूछा जाता है। सामान्य स्तर पर ही समास ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब इनकी गहराइयों की बात करें तो सूत्रों से सूत्र बनाते बनाते बहुत से जो सूत्र निकल के आते हैं वो आपको इसी का स्पेशल जो टेस्ट देते हैं उसी में आपको मिलते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो हमारा स्तर है उसके अनुसार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये आपके 5 भेद हमने पढ़े। अब इसमें तत्पुरुष समास में आपके 2 भागों में डिवाइड कर देंगे इसको, समानाधिकरण
पहले समानाधिकरण, चलो पहले व्यधिकरण पढ़ते हैं, व्यधिकरण, और दूसरा हम लेंगे समानाधिकरण। समानाधिकरण तो इसको दो भागों में बांटेंगे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, व्यधिकरण कौन से होते हैं, समानाधिकरण कौन से होते हैं। द्वंद्व समास, इसको हम पढ़ेंगे तीन भागों में, इतरेतर, द्वंद्व, बहुव्रीहि, वो इतरेतर, समाहार और आपका एक शेष। इस आधार पर द्वंद्व समास को पढ़ेंगे, वो बाद की बात है। अब तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष के अंतर्गत दो समास और आपके लेते हैं अपन, तो वो है कर्मधारय और द्विगु समास। इन दोनों समासों पर भी चर्चा होगी। तो ये आपके जो प्रकार हैं, प्रकारों को तो हम बाद में आपको जब समास पढ़ेंगे तब इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष के अंतर्गत इन दोनों को भी समायोजित कर दिया जाता है। तो समास के नाम वगैरह आपको यहीं पर देखने हैं, बाकी इनकी जो भीतर जो इनके पार्ट्स हैं उनको अपन एक एक करके बताएंगे। तो आपको केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष के ही अंतर्गत आपके समायोजित हो जाते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस तरीके से हम इनको हटा करके, ये सामान्य रूप से आपको पूछता है तो अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय, द्विगु। अगर आपसे पद के आधार पर पूछता है तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अगर आपसे पूछता है संस्कृत में कितने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, एक केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इनकी हम परिभाषा को बारे में सोचें तो देखिए आपको थोड़ा सा प्रत्येक की परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी तुरंत ही। कैसे आती है देखिए, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा समस्त पद होता है, एक होता है समस्त पद। समस्त पद इसको कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं इसे? सामासिक पद भी कह देते हैं। समस्त पद को सामासिक पद या समास पद भी कहते हैं। एक होता है हमारा विग्रह पद, दूसरा क्या होता है? विग्रह पद। अब देखिए इस पर हम चर्चा करें तो समस्त पद और एक होता है हमारा विग्रह। समस्त का मतलब होता है जुड़े हुए शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो सामासिक हैं, अर्थात जुड़े हुए हैं। छोटा रूप है समास तो वो होते हैं सामासिक पद। और विग्रह रूप जिसमें कारक विभक्ति लगा करके जिसको बड़ा किया हुआ है वो होता है विग्रह पद। तो हमारे इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा का मतलब ये होता है प्रत्येक समास में, प्रत्येक सामासिक पद में दो शब्द छिपे होते हैं। दो शब्द जैसे मैंने कहा पीताम्बर, ये मान के चलो, ये उदाहरण आपको दे दिया। अब ये प्रत्येक सामासिक पद में आपको दे देंगे, पीताम्बरम कह लो चाहे पीताम्बरः कह लो, इसमें दो तरीके से बताऊंगा। तो पीताम्बरम शब्द दिया है, अब इसमें आपको दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो आगे और एक पीछे। इसमें से निकाला है तो पीत, एक शब्द तो क्या निकल गया इसमें? पीत, और दूसरा क्या निकल गया? अंबर। तो प्रत्येक सामासिक पद में दो शब्द आपके होते हैं। अब पहला शब्द जो होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पदम। क्या कहते हैं उसे? पूर्व पद कहते हैं। पीछे का जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। ये विशेष ध्यान रखना। तो प्रत्येक सामासिक पद में दो पद होते हैं। एक कौन सा होता है? पूर्व पद होता है। पहले वाला जो होता है वो क्या होता है? पूर्व पद होता है, और दूसरा वाला जो होता है उत्तर पद होता है। तो प्रत्येक समास में हमारा ये आपका अगर क्लियर हो जाता है कि पूर्व पद और उत्तर पद कहाँ होते हैं, तो ये हमारे समास सब क्लियर हो जाएंगे। अब इसके आधार पर हम देखें तो देखिए इसकी परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी प्रत्येक समास की। तो इधर समास का नाम देखेंगे हम, समास। चलिए यहाँ देख लेते। पूर्व पद क्या होता है? एक तो अपन का क्या होता है? पूर्व पद। आगे वाला जो पद होगा उसे क्या कहेंगे हम? पूर्व पद। और पीछे वाला जो पद होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। इसी के आधार पर हम समास की परिभाषाओं को आराम से याद कर सकते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहले पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद प्रधानः। पूर्व पद क्या होता है? प्रधानः। तो वो समास आपका क्या कहलाएगा? और दूसरा पद संज्ञा हो सकता है, लेकिन ये बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। इसको हम शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं पूरी परिभाषाओं को, तो ये हिंदी में भी आपकी काम करेगी। देखिए पूर्व पद प्रधानः, अर्थात पहला पद प्रधान होता है, उसे हम कौन सा कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक। अब बात आती है दूसरा,
उत्तर पद प्रधान, अर्थात दूसरा पद प्रधान होगा तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। उत्तर पद की प्रधानता किस में होती है? तत्पुरुष समास में। ठीक। तीसरी बात हम करें तो पहला पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, अर्थात इन दोनों को हम कह सकते हैं उभय पद। उभय का अर्थ होता है दोनों पद। उभय पद प्रधाना भवति, उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। देखिए परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आ जाएगा पूर्व पदार्थ प्रधाना भवति अव्ययः समास कथ्यते, उत्तर पद प्रधाना भवति तत्पुरुष समास, उभय पद प्रधाना भवति द्वंद्व समास। अब चौथा हम पढ़ते हैं, ना तो पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद, बल्कि क्या होता है अन्य पद प्रधान भवति, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि। ठीक। इसके बाद में आपको आता है जो हमारे तत्पुरुष में से ही निकले हैं कर्मधारय, तो पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, पूर्व पद उपमान और उपमेय। अब देखिए इसमें उपमान उपमेय आगे पीछे हो सकते हैं, ये यहाँ भी आ सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है। ये विशेष चेंज कर बाद में पार्ट्स पढ़ाएंगे तब आपको आ जाएगा। इनकी प्रधानता होती है तो वो आपका होता है कर्मधार समास। क्या कौन सा समास होगा? कर्मधार समास। और छठवां जो हम पढ़ते हैं सामान्य रूप से वो है द्विगु समास। तो इसमें क्या करना है? पूर्व पद संख्यावाची। कैसा होगा? संख्यावाची। और उत्तर पद क्या होगा? संज्ञा होगा। या अपन कह सकते हैं पूर्व पद की प्रधानता होगी अर्थात संख्या होगी तो ये आपका हो गया द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो इस तरीके से पूरी परिभाषा आपको इसी में क्लियर हो गई। अब आप दोबारा से देखें। देखिए मैंने आपको कहा प्रत्येक सामासिक पद में हमें क्या देखना है। देखिए मैंने कहा प्रत्येक सामासिक पद में दो शब्द होंगे आपको। पहले वाला शब्द पूर्व पद कहलाएगा और पीछे वाला शब्द कौन सा कहलाएगा? उत्तर पद। जैसे अपन पहला पद और दूसरा पद कह देते हैं, उत्तर पद को हम दूसरे पद के नाम से जानते हैं और पूर्व पद को पहले पद के नाम से। तो पहला पद जिसमें प्रधान होगा अर्थात पूर्व पद प्रधाना भवति यस्मिन् समासे, इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं यस्मिन् समासे पूर्व पद प्रधाना भवति स अव्ययभाव समास कथ्यते। तो उसे हम कौन सा समास कह सकते हैं? अव्ययभाव। यस्मिन् समासे उत्तर पद प्रधाना भवति स तत्पुरुष समास कथ्यते। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यस्मिन् समासे उभय पद प्रधाना भवति स द्वंद्व समास कथ्यते। यस्मिन् समासे अन्य पद प्रधान भवति स बहुव्रीहि समास कथ्यते। यस्मिन् समासे पूर्व पद विशेषण और उत्तर पदश्च विशेष्य भवति या उपमान उपमेय होता है तो हम कौन सा समास कहेंगे? उसको कर्मधार। ऐसे ही पूर्व पद पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये आपकी एक एकजाई रूप में परिभाषा हुई, एक रूप में परिभाषा हुई हमारी। इसी से आपकी कभी कभी इसी का ही क्वेश्चन बन जाता है कि यस्मिन् समासे द्वंद्व उभय पद प्रधान भवति स कः समास अस्ति। तो वो कौन सा समास होता है? तो वो आपका होता है द्वंद्व समास। ठीक। अब थोड़ी चर्चा करते हैं हम समासों के बारे में। तो पहला समास हम लेते हैं केवल समास। पहला समास आपका कौन सा लेते हैं? केवल समास। और वो उसका नाम ही केवल है, उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें नॉर्मल ही आपको एक क्वेश्चन आता है, बस एक दो क्वेश्चन। तो देखिए केवल समास, केवल समास जो होता है इसे कहते हैं विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास। तो विशेष संज्ञा से रहित अर्थात विशेष संज्ञा से रहित होता है, इसे सुषुप्सा कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं सुषुप्सा समास भी कहते हैं, लेकिन इतना आपको नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा समास है जो संज्ञा से रहित होता है, तो वो है आपका केवल समास। इसीलिए इसे कहते हैं विशेष संज्ञा से रहित, अर्थात
संज्ञा से रहित समास, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको संज्ञा से रहित समास कौन सा होता है? केवल समास। ठीक, इतना ध्यान रखना है। और इसके एक दो उदाहरण हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। तो इसके सामासिक पद देखिए जो आपको ध्यान रखने योग्य उदाहरण है। एक तो है सामासिक पद में भूतपूर्व, भूतपूर्व। दूसरा हम लिख सकते हैं भागार्था, भागार्थाविव। नेकधा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन उदाहरणों को आप ध्यान रखना। बाकी आपको बता दूं परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं अब तक यहीं से आते हैं। तो यहाँ बन जाएगा आपका पूर्वम अभूतः इति। क्या बन जाएगा यहाँ? पूर्वम अभूतः इति। तो इसका जो उदाहरण बनता है वो बनता है आपका पूर्वम भूतः, सॉरी अभूत तो अभूतपूर्व होगा तब आएगा आपका, तो पूर्वम भूतः इति। इस तरीके का उदाहरण बनेगा। यहाँ बनेगा बागार्थौ, बागार्थौ हाँ, बागार्थौ एवं। क्या बन जाएगा? बागार्थहु एवं। तो यहाँ आपको आ जाएगा बागार्था विव। इसमें उदाहरण काफ़ी बार आ चुका है ये बागार्थहु एवं। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन बागार्था विव का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें केवल समास और अयादि संधि है। तो इसमें अयादि संधि भी है। अब आप सोचेंगे अयादि संधि कैसे है, तो देखिए यहीं पर क्लियर कर देते हैं आपको अयादि संधि। औ है, औ किस में बदलेगा? आब में। औ किस में बदल जाएगा आपका? आब में। तो यहाँ था कैसा रह जाएगा आपका? बागार्थ, बागार्थौ गाय, तो बागा था कैसे रह जाएगा? आधा। अब बात आती है इब की, इसको इसमें मिला देंगे तो बागार्थौ, बागार्था हो जाएगा। बागार्था और वा में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, बागार्थाविव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बागार्थाविव। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। अब आता है नेकधा। तो इसमें जो उदाहरण बनता है नेकधा का वो बनता है आपका न एकधा इति, न एकधा इति। तो इतना सा हमें ध्यान रखना है इसका बस। बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें पूछता है एक तो संज्ञा से रहित जो समास होता है या संज्ञा विनिर्मुक्त समास का केवल समास। दूसरा पूछता है कि भूतपूर्व में कौन सा समास है? भूतपूर्व। इसमें हो जाएगा पूर्वम भूतः इति, अर्थात जो पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ अर्थात भूत पहले सॉरी हुआ, भूत मतलब हुआ और अभूतपूर्व आता। इसका कभी कभी क्वेश्चन देता अभूतपूर्व, अर्थात जो यहाँ आ जाएगा पूर्वम अभूतः इति, अर्थात जो पहले नहीं हुआ वो आपको अभूतपूर्व हो जाता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भूतपूर्व की जगह आपको अभूतपूर्व दे देता है। तो भूत मतलब पहले, पूर्व मीन्स पहले हुआ, तो भूत मीन्स हुआ, पूर्व मीन्स पहले। तो जो पहले हुआ है वो हो गया भूतपूर्व। अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ, इसलिए इसका अभूतपूर्व कह दिया। तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो हमारे परीक्षा में आते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट समास है आपका अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास को देखें तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, देखिए अव्ययी, अव्ययी भाव समास देख पूर्व पदार्थ, पूर्व पदार्थ प्रधान भवति। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगर चाहे तो इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, इसकी परिभाषा कि यस्मिन् समासे पूर्व पद प्रधान भवति स अव्ययी भाव समास कथ्यते। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो वो क्या कहलाता है?
अव्ययवाचक। अब पूर्व पद प्रधान की मतलब होता है, ये प्रधान का मतलब क्या हो गया, या तो आपको पूर्व पद क्या दिखेगा, अव्यय दिखेगा, क्या दिखेगा, अव्यय, या दिखेगा उपसर्ग। इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो इसके कुछ नियम आपको बता रहा हूँ, तो उसको देखना। इसमें इस तरीके से ध्यान रखना, इसमें पूर्व पद में अव्यय या उपसर्ग होता है। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट रखना कि इसमें दूसरा पद अर्थात उत्तर पद, उत्तर पद संज्ञा होता है, संज्ञा होता है। तो पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा। पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। दूसरा पद या उत्तर पद संज्ञा होता है। पहला पद अव्यय या उपसर्ग और दूसरा संज्ञा। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो सामासिक पद होता है, सामासिक पद अर्थात समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। ये विशेष ध्यान रखना है। इसका जो समस्त पद बनता है वो नपुंसक लिंग में बनता है। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर शब्द कैसा है, अकारांत या आकारांत है, शब्द कैसा है, अकारांत या आकारांत। अकारांत का मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में अ निकलता है, अस्वर निकलता है, और ऐसे स्वर जिनके अंत में क्या बड़ा आ निकलता है। तो ऐसे सामासिक पद में, अकारांत या आकारांत सामासिक पद में, सामासिक पद में अम लगता है। अम क्या होता है, अम होता है। क्या होता है, अम होता है। अगर सामासिक पद में, अब देखिए इसमें सामासिक पद ईकारांत क्या होता है, ईकारांत, ऐसे लिख लो, ईकारांत या उकारांत शब्दों में, सामासिक पद में, विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। अब देखिए एक एक उदाहरण भी इसका समझ सकते हैं। जैसे होता है, या मैंने कह दिया, जैसे आपका कृष्ण है, क्या है यहाँ, कृष्ण। तो कृष्ण है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कृष्णम बन जाएगा सामासिक पद। ऐसे ही मैंने कहा गंगम, उदाहरण है, उपकृष्णम हो गया। अब हमारा उदाहरण है जैसे उपगंगम। तो गंगा एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उपगंगम, आकारांत में अम की। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ईकारांत उकारांत, जैसे अधि हरि का उदाहरण लिखते हैं जैसे हम, तो अधि हरि, तो हरि में क्या है, यहाँ पर विसर्ग जो होता है वो नहीं आएगा, और ये क्या रह जाएगा, अधि हरि रह जाएगा। ठीक है, ऐसी आपका उपगु हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब लघु स्वरांत ईकारांत या उकारांत होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और आगे कुछ नियम और हैं, उनको देखें। देखिए नेक्स्ट नियम है, अगर ईकारांत है, कैसी है, ईकारांत शब्द है, तो सामासिक पद में, ईकारांत शब्द सामासिक पद में छोटी ई हो जाती है। कैसी ई होती है, छोटी ई होती है। उकारांत है, उकारांत शब्द सामासिक पद में, अब इसका ईकारांत का कैसे हो जाएगा, जैसे उपनदी, तो उपनदी हो जाएगा, दी बड़ी थी तो ऐसे इस सामासिक पद में क्या हो जाएगी, लघु हो जाएगी। ऐसे उकारांत शब्द में सामासिक पद, उकारांत शब्द में सामासिक पद में छोटा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा ऊ। जैसे उपबधु, तो यहाँ ऊ कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
तो ये आपको विशेष नियम के तहत देखने हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब बात आती है, इन नियमों को ध्यान रखें। तो पहला नियम आपको मैंने बता दिया। पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, पूर्व पद प्रधान होता है, इसका मतलब ये हो गया कि पहला पद या तो अव्यय दिखेगा या आपको उपसर्ग दिखेगा। जो हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनमें से कुछ उपसर्ग जो आपके 16 प्रकार से इसको बांटा गया। तो अव्यय भाव में 16 प्रकारों में इसका प्रयोग हुआ है। इसके नियम कितने हैं? 16। तो 16 प्रकारों में इसको हम पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर हमारे उपसर्ग ही इसमें आते हैं। जैसे प्र है, अति है, ठीक है, उप है, अनु है, ये उपसर्ग आपके इसमें प्रयोग होते हैं, ठीक। इसके बाद में एक यथा आपका अव्यय, संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो आपको अव्यय शब्दों में से केवल यथा ही प्रयोग होता है, बाकी जितने भी उदाहरण आते हैं सब उपसर्ग वाले आते हैं आपको, ठीक। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे स्त्रीलिंग के ईकारांत और उकारांत है वो लघु स्वर में बदल जाते हैं, और अगर पुल्लिंग के ईकारांत उकारांत उनके पीछे विसर्ग नहीं लगता। अगर अकारांत या अकारांत शब्द है तो वो हट करके अम हो जाता है उनके पीछे। और शब्द सामासिक जो पद हो गया, अगर कभी पूछा है कि अव्यय भाव समास में सामासिक पद होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब हम इस पर चर्चा करें तो देखिए, समस्त पद, अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास को देखें। अव्यय भाव समास, तो अव्यय भाव का मतलब क्या होता है? देखिए, अ प्लस व्यय। अ का मतलब हो गया जो कभी, व्यय का मतलब खर्चना हो। अर्थात हमने हिंदी में बताया था आपको, हिंदी में क्या बताया था? हिंदी में बताया था कि जो अ का अर्थ होता है नहीं के अर्थ में, कल ही बताया था, अभी अव्ययकारी शब्द पढ़ाए थे, अव्यय शब्द ऐसे ही सेम हिंदी के। तो नहीं, और व्यय का मतलब खर्च होना, अर्थात इसका खर्च होने से मतलब नहीं है, अर्थात इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, वे आपके अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय शब्द आपके इसमें आ जाएंगे बिना परिवर्तन वाले। तो अव्यय का मतलब हो गया, अव्यय शब्द वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा, अव्यय का ही एक पार्ट होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। तो उपसर्ग भी इसी की श्रेणी में आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्व पद में, पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद हो गए आपके। इसमें पूर्व पद में या तो आपको क्या दिखेगा? अव्यय दिखेगा, या क्या दिखेगा? उपसर्ग दिखेगा। इधर आपको कोई भी पद होगा वो संज्ञा पद होगा। क्या होगा? संज्ञा पद, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। तो ये आपको दिखता है, इस तरीके से आपको दिखता है, तो वो आपका क्या होगा? अव्यय भाव। वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो देखिए, उपगंगम, इस तरीके से हमने रखा, अभी इस पर चर्चा करेंगे। उपगंगम जो शब्द है, उपगंगम में उप क्या है आपका? उपसर्ग है। उप क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। और गंगम अर्थात एक संज्ञा पद है। क्या है? एक संज्ञा पद है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें पहला पद आपको क्या दिखता है? अव्यय या उपसर्ग दिखता है, और पीछे का पद संज्ञा दिखता है, तो कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। अब इसके नियमों के अनुसार हम चलें तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं। तो पहला क्या है आपका? उप उपसर्ग का पहले अधि उपसर्ग लेते हैं। कौन सा उपसर्ग लेते हैं हम? अधि। अधि का जो प्रयोग होता है वो सप्तमी के अर्थ में होता है।